मिनट अधिकतम समय है हर एक ग्रुप को अपना की जो भी निर्णय है उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो 5 मिनट में संक्षिप्त में आप प्रेजेंट करेंगे। इस रिक्वेस्ट के साथ अभी हम शुरू करते हैं। पहले स्लॉट में 7 ग्रुप्स थे, कल हमने जो चर्चा की। अगर आई जस्ट रीड आउट द नेम्स। अग्रेरियन फोरम, स्वास्थ्य अधिकार मंच, खेती किसानी मंच, अर्बन स्ट्रगल शहरी संघर्ष मंच, नारीवादी मंच, हेल्थ राइट्स फोरम स्वास्थ्य मंच, नदी घाटी मंच, सांप्रदायिक हिंसा कम्युनल वायलेंस का ग्रुप था, एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और आरटीआई। ये 7 ग्रुप्स है। जितने लोग यहाँ पर है कृपया सभी मंच पर आ जाए। अंजलि अमृता अकाउंटेबिलिटी आरटीआई ग्रुप के कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। कम्युनल वायलेंस सेशन में फिरोज भाई खालिदा आपा ये साथी थे। नदी घाटी मंच में मेधा दी, संतोष भाई सीआर नीलकंठन। हेल्थ में सुहास ताई, लतिका एंड सुरेश। फेमिनिस्ट अलायंस में एलिना, सुनीता एंड मुस्कान। अर्बन स्ट्रगल्स में अरविंद, जॉन एंड पूनम। अग्रेरियन में रिचा, किरण और लिंगराज भाई। तो इन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कृपया यहाँ पर आ जाए तो एक एक ग्रुप का प्रेजेंटेशन हम जल्दी से शुरू कर सकते हैं। तो जिंदाबाद साथियों सभी को। तो कल हमारी बहुत व्यापक और बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई मुद्दों को लेकर, जवाबदेही के मुद्दों को लेकर। जो जितने स्वतंत्र तंत्र
ऑब्वियस एक कैटेगरी के लोग नहीं बचा सकते हैं, जल जंगल जमीन के लोगों को भी इसमें भिड़ना पड़ेगा। बाकी महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाले या फिर अन्य वर्कर्स इश्यूज पर काम करने वाले सबको मिलकर इन कानूनों को बचाना है और संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो ये अभियान क्या हम सब मिलकर लेने के लिए तैयार हैं साथियों? संस्थानों को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। तो इस ग्रुप को शुक्रिया देते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट ग्रुप तो रिवर वैली फोरम ग्रुप से संतोष लालवानी जी प्रेजेंट करेंगे। सबको जिंदाबाद साथियों। कल हमारे नदी घाटी मंच का काफ़ी अच्छा चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। उसमें जो मेन मुद्दे चर्चा में से सामने आए, उसमें एक था रेत खनन का, अवैध रेत खनन जिसे सैंड माइनिंग हम कहते हैं। भारत भर के सभी नदियों पे हमको रेत खनन, सैंड माइनिंग को सामने जाना पड़ता है और सैंड माफियास को फेस करना पड़ता है हमारे कार्यकर्ताओं में। राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, उड़ीसा हो, केरल हो, सभी राज्यों में ये परिस्थिति है और सभी राज्यों के कार्यकर्ता ने ये सामने रखा कि इस गंभीर समस्या को कैसे हम इसका उपाय कैसे सूझे। तो जैसे इसमें राजस्थान में एनजीटी में 4 केस दर्ज किए, कुछ लोकल ग्रुप्स, एंटी माइनिंग ग्रुप्स फॉर्म किए हुए केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, लेकिन उन लोगों पर हमारे वॉलंटियर्स पे हमला होता है। तो ऐसे केस में क्या करें? केरल में एंटी सैंड माइनिंग लॉ दर्ज किया हुआ है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जाके सैंड माइनिंग करते हैं या क्वारीज में जाके वहाँ से माइनिंग होता है। तो इन सब मुद्दों पे हल होना जरूरी है। क्या हम ये सैंड माइनिंग का जो मुद्दा है उसको ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको विरोध करना ये हमारा सबका काम है, कर्तव्य है। उसके लिए क्या हम सब तैयार हैं? तो सैंड माइनिंग के साथ में दूसरा जो हमारा कई सालों से नदियों का सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा है वो डैम्स के बारे में रहा है। बांध, वो बड़े हो या छोटे हो, ये जो नदी को सीमित करते हैं, उनका जो अविरल बहना है वो रुकाते हैं। तो उसके खिलाफ भी हमको अपनी आवाज़ हम उठाते आए हैं पहले से और अभी भी उठानी है और जोर से उठानी है। जहाँ भी कई बांध बड़े या छोटे किसी भी तरह के हो तो वो ना हो, उसके लिए हमारी आवाज़ हमको उठानी है। क्या हम सबको ये मंजूर है? अभी बांध का ये मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन अब सरकार, शासन, प्रशासन एक नया मुद्दा लेके आई है और वो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का। भारत भर में 100 से अधिक नदियाँ, 108 टू बी प्रिसाइज नदियों पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हो रहा है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट यानी क्या कि नदी के जो तट है वो तट को उसका सौंदर्यीकरण करे, उसका विकास करे। और वो विकास यानी क्या है कि जो नदी का जो नेचुरल फ्लो है, जो नदी की जगह है, वो जगह लेके वहाँ कंक्रीट के बांध, एम्बैंकमेंट्स बांधे जाए, तट बंद हो गए वहाँ। जो नदी की इकोसिस्टम के राइपेरियन फॉरेस्ट है, जिसको हम जाड़ोरा ये सब जो कहते हैं, वो रिवर इकोसिस्टम का बहुत अहम भाग होता है उसमें और उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो सब उसका विनाश करके, उसको सब निकाल के विकास के मुद्दे पे हम कंक्रीट के वॉल्स खड़े करेंगे, एम्बैंकमेंट्स करेंगे नदियों का जो बहना है, नेचुरल जो बहना है, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये कदापि हमको मान्य नहीं है। ये एक प्रकार का ये ब्यूटिफिकेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जो नदी की जगह है वो निकाल के वहाँ ब्यूटिफिकेशन करके उसके साथ में फिर वो एक रियल एस्टेट के हिसाब से डेवलप
किलोमीटर जो नदी पूरी हैदराबाद सिटी से बहती है, उसके यहाँ वो नदी के विड्थ को कम करके ब्यूटिफिकेशन के नाम पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार कर रही है। मैं जहाँ से आता हूँ पुणे, हम भी वो पुणे रिवर रिवाइवल में यही मुद्दा पिछले 8-10 साल से हम उठा रहे हैं। वहाँ भी 4,727 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ 44 किलोमीटर का जो मूला मुठा ये नदी जो है जो पुणे शहर से बहती है, उस पर ये एम्बैंकमेंट्स करने का प्लान है। तो इसको हमको जोरदार विरोध करना बहुत जरूरी है। और सभी जगह भारत भर में जो है वहाँ ये इकट्ठित विरोध होना जरूरी है। क्या ये हम सबको मान्य है? वैसे ही बाकी और जैसे रिवर पोल्यूशन, रिवर के ये राइपेरियन जोन को बरकरार रखना, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी चर्चा हुई और इन सब चीज़ों पे भी हमको आगे जाना बहुत ज़रूरी है। उसमें लाइन ऑफ एक्शन ये रखा गया है कि हम पब्लिक हियरिंग्स कुछ नदियों पे करेंगे, जैसे नर्मदा, तापी, राजस्थान में गिरवन है, और ऐसे 4-5 नदियों पे हम पब्लिक हियरिंग्स करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे। लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैनुअल तैयार करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। इन सब चीज़ों पे हमको आगे जाके इस पर एक्शन लेना है। धन्यवाद। शुक्रिया संतोष भाई और नदी घाटी मंच के सभी साथी। इनफैक्ट 1.5 साल पहले जब होशंगाबाद में बहुत सारे नदी घाटी के संदर्भ में काम करने वाले साथी मिले थे, तो एक रेजोल्यूशन तब भी पास हुआ था, होशंगाबाद रेजोल्यूशन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें विस्तार से मेंशन किए गए थे और उन इश्यूज पर एक एक्शन प्लान भी तैयार हुआ है कल के डिस्कशन के आधार पर। तो इन सभी इश्यूज का उल्लेख, जो सोवेनियर है, आप में से कई साथियों ने देखा होगा 30 ईयर्स का सोवेनियर, उसमें भी उल्लेख है, तो ज़रूर आप उसको, आपके पास भी कॉपीज है सभी के पास, तो ज़रूर उसको पढ़ें। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगला ग्रुप सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम। हम लोगों ने कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार मंच का काफ़ी अच्छा चर्चा हम लोगों ने किया, बहुत सारे साथी शामिल थे। हम लोगों ने जिन मुद्दों पर खास तौर से प्रस्ताव के रूप में रखने की कोशिश किया है, उसमें है कि पिछले 2021 से पश्चिम बंगाल में जो मातृत्व हित लाभ की जितनी भी योजनाएं हैं सब बंद पड़ी हैं। तो हम लोगों ने इसमें पहला जो प्रस्ताव किया है वो यही किया है कि पश्चिम बंगाल में 2021 से बंद पड़े महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी लाभ की योजनाओं को पुनः शुरू किया जाए। दूसरा, ट्रांस व्यक्ति को लैंगिक बदलाव कराने की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में निःशुल्क कराई जाए तथा काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, सांवा इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए, जो कि पोषण के लिए ज्यादा हितकारक है। अगला, हम लोगों ने कि जो भी जांच है, आप सबको पता है कि आज के समय में अगर ब्लड टेस्ट भी कराना है तो साधारण ब्लड टेस्ट कराना है तो कम से कम 500 रुपया खर्च होता है। तो हम लोगों ने जो चर्चा किया कि जितने भी प्रकार के टेस्ट हैं वो सभी टेस्ट सरकारी अस्पतालों में कराया जाए, निःशुल्क कराया जाए और स्थानीय लेवल पर उसको उपलब्ध कराया जाए। अगला, हम लोगों ने बनाया था, चर्चा किया कि व्यवसाय के कारण जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, व्यवसाय के कारण होने वाले स्वास्थ्य पर आघात के संदर्भ में कर्मचारियों को अविलंब सभी आवश्यक उपचार मिले तथा कार्यस्थल पर हादसे को रोकने के हेतु आवश्यक सुरक्षा उपायों, नियमों का पालन किया जाए। विकास के नाम पर होने वाले रासायनिक तथा खनन प्रकल्पों, उदाहरण के लिए केरल का एंडोसल्फान से ग्रस्त कामगारों तथा आसपास रहने वाले परिवारों को सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। और आखिरी में हम लोगों ने युवाओं में बढ़ रहे किडनी, लीवर जैसे अवयव के विकार बढ़ रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण नशा है। अतः नशा मुक्ति अभियान, काउंसलिंग सेंटर खोला जाए और ये सभी सेंटर स्थानीय लेवल पर खोले जाए, ताकि जो नशा की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण अधिकतर युवा उससे ग्रसित हो रहे हैं, वो उससे उनको छुटकारा मिल सके। तो आप सबको ये सब मंजूर है तो एक बार हाथ उठाएं, फिर सब आप सबकी सहमति मिल जाए।
25 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं अपने देश के स्तर पर भी अभियान शुरू हुए थे, जिसमें हम सब देश के अलग अलग आंदोलन उसमें भी तब से जुड़े रहे हैं और उसका भी 25 साल का सफर पूरा हुआ है। तो ये साल 2025 में पूरा ईयर लॉन्ग कैंपेन्स भी होंगे स्वास्थ्य अधिकार के लिए, तो उसमें निश्चित रूप से NAPM से भी और स्वास्थ्य अधिकार मंच से भी हम सभी शामिल होंगे और उसके द्वारा भी अपने सभी हम जिन जिन समुदायों के साथ काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य अधिकार के मुद्दों को भी हम आगे ले जाएंगे, ये हम सभी संकल्प लेते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अग्रेरियन फोरम से शायद सभी साथी किरण, रिचा, लिंगराज भाई और राजशेखर चारों साथी यहाँ पर है, तो वो अपनी बात बताएं। जिंदाबाद साथियों, एग्री ग्रुप का प्रेजेंटेशन है, ये हम सब मिलकर करेंगे एक एक मिनट में। तो NAPM के एग्री फोरम की स्थापना मतलब कुछ इतिहास के साथ है और इसी हैदराबाद
बटाईदार किसानों के ऊपर, उसकी समस्या के ऊपर समझ बनाने में किसी ने जिम्मेदारी ली। महिला किसानों के मुद्दों के ऊपर, वैसे मछुआरों के मुद्दों के ऊपर वेस्ट बंगाल से थे, केरला से थे, तमिलनाडु से थे, उन सब ने जिम्मेदारी ली कि उसके ऊपर वो फोकस करके काम करेंगे। तो ये सब निर्णय हुए और अभी के वक्त बहुत सारे लड़ाई भी चल रही है। जैसे 8 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्लान हुआ है। ये मछुआरे की ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पूरे केरला के कोस्टल विलेजेस में, पूरे केरला के कोस्ट में जो विलेजेस हैं और केरला में, तमिलनाडु में टनल प्रोजेक्ट के खिलाफ या जो भी भूमि अधिग्रहण से के खिलाफ जो स्ट्रगल्स हैं, ये सब की बात हमने की। और ये बात भी हमने की कि किसानी मंच के तरफ से अलग अलग स्थानीय जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं उसके सॉलिडारिटी में कैसे हम एक्शंस लें। राष्ट्रीय नेता भी वहां जा सकते हैं या अपने अपने जगह से भी सॉलिडारिटी भेज सकते हैं, ये सब की बात की थी। तो इसमें एक अच्छा एक्शन एजेंडा भी हमें मिला है और हमें ये आशा है कि आगे जाते हुए किसानी मंच एक व्यवस्थित रूप से काम को आगे लेके जा सकता है। थोड़ा ब्रीफली मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। फ्रॉम द NAPM Agrarian Forum, Agrarian Alliance, we had a very good discussion, very good participation of 100 participants from 15 different states, and they shared the issues which they are working on in different states. Mainly the larger issues which are being raised in the nationwide Samyukt Kisan Morcha and other movements like minimum support price, fair remunerative prices for produce and Karza Mukti debt relief. So these struggles we are anyway involved, but issues of marginalized sections within the farming community, which other organizations are not raising that strongly, like tenant farmers, like women farmers, Adivasi farmers, special issues, and fisher people, milk farmers, people who are dependent on grazing lands ka issue, and in general the land issue itself, that actually the small marginal farmers are finding that the land is being taken away from them, not only through land acquisition but also through digitization of land records and land reforms ka process, which was supposed to happen did not happen completely. Now there is a reverse land reform process that's happening. It is going from small farmers to big farmers. So these are all the issues which we were discussed, and we formed teams of people who will take a responsibility for national coordination, for state-wise coordination in at least 6 states, 7 states actually. People took responsibilities for doing the state-wise coordination, and also we felt that to build our common understanding of some of the complex issues, also there will be some people who will take responsibility. So these are the things which happened, and we are hopeful that the Agrarian Forum, the Agrarian Alliance will, going forward, will work with much more energy and bring together the issues which are happening across the country and also build solidarity. Thank you. शुक्रिया। एग्रेरियन फोरम बहुत सारे साथी इस चर्चा में भी शामिल थे, एंड ये बात निश्चित रूप से सही है कि क्योंकि जब खेती किसानी की कई बार बात होती है तो सिर्फ जमीन धारक पुरुष किसान की ही एक परिकल्पना कईयों के नजर में आती है, जबकि अधिकांश जो खेती का पूरा ये बोझ है वो सीमांत छोटे किसान, दलित आदिवासी किसान, महिला किसान उठाते हैं। तो उनका न्याय ही इस पूरे मंच का केंद्र होना चाहिए। इस दिशा में एग्रेरियन फोरम की काम भी आगे बढ़ रही है, ये बहुत जरूरी है। तो सभी साथियों को शुक्रिया। अभी हम अगला ग्रुप से डी को बुलाएंगे। इसमें 4 साथी थे, इंक्लूडिंग फिरोज भाई, कालिदा नगर इस सत्र को प्रेजेंट करेंगे। रेसिस्टिंग कम्युनल हेट्रेड, वायलेंस एंड डीपनिंग सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव को कैसे बढ़ाए और जो नफरत का पूरा माहौल है उसको कैसे हम उससे कैसे जोरदार जिंदाबाद आप सभी साथियों को। साथियों, शुरुआत पे समूह की चर्चा की जो विषय मीरा बहन ने बताया कि सांप्रदायिक नफरत, हिंसा का प्रतिरोध और सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, तो शुरुआत पे करीब 67 लोग थे और आधे घंटे बाद वो लोग बढ़कर 90 के करीब हुए और बाद में 100
को लेकर, भारत के झंडे तिरंगे को लेकर, लोगों के घरों तक जाकर, संगठनों के बीच में कार्यक्रम आयोजित कर कई अन्य संगठनों द्वारा जो सुझाए गए कार्यक्रम हैं, मेरे घर आके देखो जैसे कार्यक्रमों के मार्फत, ये सब चीज़ें जो सद्भावना की चीज़ें हम समाज में ईद मिलन, दिवाली मिलन इस नाम पर करते आए, ये बड़े पैमाने पे करने चाहिए, ये लोगों के सुझाव आए। एक बात जो लोगों के बीच से निकल कर आई कि ऐसे सतत काम करने वाले जो संगठन हैं, इसके बीच के समन्वय को और बेहतर करने की जरूरत है और उसके भी बीच के विमर्श को हम लोगों को हमेशा जारी रखना चाहिए। इसके साथ ये भी कहा गया कि आज और आने वाली पीढ़ी इसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी है, तो उनको ध्यान में रखकर शिविर बुलाने की आवश्यकता है, विशेषतौर युवाओं की। और एक चीज़ जो बार बार लोगों ने कहा कि जब तक ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तब तक एक संकल्प जो हम सबको लेना चाहिए कि जितने भी चुनाव इस दरमियान आएंगे, उसमें हमारी भूमिका एकमात्र होनी चाहिए भाजपा को हराने की। ये लोगों ने बार बार कहा और उसे यहाँ मुझे कहने की जरूरत महसूस हुई। एक 15 लोगों की टीम यहाँ पर बनाई गई है, वो आगे कैसे मिलेंगे, किस तरीके मिलेंगे, ये कोई चिन्हित किसी ने किया नहीं, लेकिन आगे मिलकर वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और हम सब अमन पसंद, शांति पसंद लोग जिन्होंने समाज हमेशा बनाने में काम किया है, तो मैं मानती हूँ इन सारी चीज़ों को आप सब लोगों की मूल सहमति है, ये मानकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, जिंदाबाद साथियों। जैसा कि टूटी जी ने विस्तार से बात रखी, हमारे ग्रुप में इस बात पर भी बात हुई कि जो ये सांप्रदायिक ताकतें, फांसी वाली ताकतें हैं, जो सत्ता, रिसोर्स और पावर के लिए जो है भारत को, जो लोकतांत्रिक भारत है, उसको हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है। इसका बड़ा आयोजन महाकुंभ था। तो ऐसे में जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद को कायम किया जा रहा है, तो पॉलिटिकली कायम किया जा रहा है, दूसरा की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उनको जहां पर भाजपा शासित राज्य है, वहां पर उनको लीगलाइज किया जा रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धर्मांतरण के नाम पर कानून बनाया जा रहा है। और जो पॉपुलर टर्म जिसको लव जिहाद करते हैं, जिसका माइनॉरिटियों पे उसका सबसे ज्यादा उस पर हमला है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन पे हमला है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे हमला है। तीसरा कि इन सवालों को जो लोग उठा रहे हैं, तो आपने सीए आंदोलन में भी देखा, तो उनके ऊपर रिकवरी लॉ जैसा लॉ उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो इस तरह के बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे यूएपीए है और उत्तर प्रदेश में यूपी कोका जैसा कानून है। तो हम लोग को मजबूती से जो भाजपा या जो भी सत्ता इस देश में चला रहे हैं, जो लोग इस तरह से गैर कानूनी गतिविधियों को कानून बना करके जो है उनको लीगलाइज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग को खड़ा होना होगा। और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें इसको हिंदू राष्ट्र में बनाना चाहती हैं, उसके खिलाफ हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा और ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों को शिकस्त देनी पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद। सिर्फ एक ही मुद्दा इसमें जोड़ूंगा। कल ये बहुत स्पष्ट रूप से बात हुई और ये अच्छी बात हुई मेरे लिए, तो खास करके कि अगर हिंदू कट्टरवाद को हराना है, तो मुस्लिम कट्टरवाद को भी उसी प्रकार से हमको मुकाबला करना होगा। क्योंकि सेक्युलर आंदोलन, मुस्लिम कट्टरवाद और रूढ़ी परंपरा पे हम लोग चुप बैठे, तो उसका कारण था हिंदुत्व का राइज, चाहे वो शाहबारा का मुद्दा हो या सलमान रशी का मुद्दा हो, 80s में ये सब कारण बने। तो ये बहुत स्पष्ट भूमिका कल, और अधिकांश जो मुस्लिम साथी थे, ये सब यही भूमिका के थे कि हमको खुलकर बोलना होगा और सेक्युलर साथी भी हमारे साथ खड़े रहे, वो चुप ना बैठे, वो चुप्पी में बहुत नुकसान। दूसरा जो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो दिखा कि उसमें 2-3 राय है, उसमें एनडीपीएम की भी कोई राय बनी नहीं है। मैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हूँ, और ये ओरिजिनल डिमांड तो एक्चुअली प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट मूवमेंट्स की से ही आई थी, मगर जब से बीजेपी ने उठा लिया तब तक हम लोग पीछे थे। मगर महाराष्ट्र के फेमिनिस्ट ग्रुप में एक मीटिंग हुई थी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारा एक पहले डिमांड
पर लोग बात करें, मगर इतना है कि यूसीसी के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहा है जो मुस्लिम पर्सन और शरीयत नहीं देता। और हलाला का बैन, पॉलीगैमी के बैन, बाल विवाह के बैन, ये सब यूसीसी दे रहा है जो मुस्लिम पर्सन अवार्ड मुस्लिम महिलाओं को नहीं दे रहा है। तो ये गंभीरता से इस मुद्दे को देखना होगा कि मुस्लिम महिला आंदोलन भी इस पर मुद्दे को कैसे देख रही है। और ये भी आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने ट्रिपल तलाक बिल को सपोर्ट किया था। जो लोग बोल रहे कि बहुत सारे हजारों मुस्लिम मर्द जेल में जाएंगे, एक मुस्लिम मर्द जेल में गया नहीं 5 सालों में। उसके साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फैमिली लॉ की बात की तो सभी फैमिली लॉ क्रिमिनलाइज है, 498 फॉलो या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। तो और ये ट्रिपल तलाक पे पाबंदी के बाद मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक बंद हो चुका है। कोई काजी या मुस्लिम मर्द के भी दम नहीं कि वो ट्रिपल तलाक दे। वो जो छुरी लगी थी मुस्लिम महिलाओं के सिर पे वो भी खत्म हो चुकी है। जो रिफॉर्म सेकुलर पार्टीज और सेकुलर आंदोलन ने किया, कि ग्रेजुएट सरकार ने किया, ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन का भी होता है। धन्यवाद सर। शुक्रिया इस टीम के साथियों को। बिल्कुल हर प्रकार का जो फंडामेंटलिज्म है उसके खिलाफ तो हमें खड़ा रहना ही है, मगर ये भी बात सही है कि पावर डिफरेंशियल जो है समुदायों के बीच हमारे देश में, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आज जो सत्ता में है, सिर्फ इलेक्टोरल सत्ता में नहीं, सोशली भी जिनका मेजॉरिटेरियन पावर है, वो जिस प्रकार से संविधान को वायलेट कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से कानूनों को वेपनाइज कर रहे हैं, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए नफरत के खिलाफ तो हमको खड़ा रहना ही चाहिए। जेंडर जस्टिस, सभी धर्मों में जेंडर जस्टिस हो, वो ये संघर्ष को नारीवादी आंदोलन हमेशा से लड़ते आए हैं और लड़ेंगे भी। और संविधान के को मतलब केंद्र में रखकर हम सबको इन चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। शुक्रिया और सभी साथियों को जिन्होंने इस इम्पोर्टेंट सेशन, राजीव भाई और फिर जिन्होंने बात रखी है। और हम सबको निश्चित रूप से जो बुलडोजर हिंसा है उसके खिलाफ, पहले ऐसा था कि कुछ ही ग्रुप्स या लोग शायद इस पर ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, बट वी कैन नो मोर अफोर्ड कि ये कुछ लोग कर लेंगे, बाकी लोग हम सिर्फ अपना अपना काम करेंगे। ये हम बिल्कुल, इट इज़ लॉन्ग पास्ट दैट टाइम। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबके काम का हिस्सा होना चाहिए, ये नफरत और हिंसा के खिलाफ काम करने का। इसलिए बुलडोजर हिंसा के खिलाफ हम सब एक है। बुलडोजर हिंसा के खिलाफ, बुलडोजर हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, नफरत के खिलाफ। तो साथियों, अभी मैं बुलाना चाहूंगी अर्बन स्ट्रगल्स फोरम के साथी पूनम, अरविंद और जॉन। शहरी संघर्ष मंच जो बॉम्बे में पिछले साल बहुत बड़ी बैठक हुई, उसके बाद ये मंच का सभी साथियों को जोरदार जिंदाबाद। ये जो मंच है ये अपने अधिकारों की बात करता है। साथियों, पिछले साल लगभग 13 महीने पहले हम लोगों ने मुंबई में शहरी संघर्ष मंच का एक जो ग्रुप तैयार किया, ये जो मंच हुआ हमारा, उस मंच में अलग अलग राज्यों के लोग आए। और उस मीटिंग में जो एक बात समझ में आई वो ये कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, और सारे शहरों में जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं सबकी समस्याएं मिलती जुलती हैं। रोजगार की तलाश में पलायन हुए जो साथी आते हैं, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, उनकी क्या स्थिति है, रोजगार कैसा मिलता है उनको, किस तरीके से उनके परिवार चलते हैं, मुंबई जैसे शहर में लोग कहाँ रहते हैं, अगर 2 पैसे कमा भी ले रहे हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था किस तरीके से है, उनके जीवन का जो हिस्सा है वो स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, जो महंगाई है उसे लेके काफ़ी समस्याओं को हमने जब समझा तो हमें एक लगा कि ये सारे लोग अगर एक साथ आए तो एक बहुत बड़ी बात है। कल जब हमारे यहाँ पे मीटिंग चल रही थी तो हमारे इस मीटिंग में 50 साथी से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और 15 राज्यों से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हुए थे। तो मीटिंग में हमारे जो मोटा मोटी जो विषय आए थे, मैं वो आप लोग के सामने रखूंगी
जिंदाबाद। 2 घंटे का चर्चा आपको अगर बहुत छोटे में समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम आगे पीछे और बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। तो मुद्दे जो निकल के आए उसमें खास ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहुत वक्त से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि बड़ा पैमाना एक बहुत बड़े स्केल पे अब चीजें हो रही है। जैसे कि बस्तियों पे जो वार हो रहा है वो आजकल अलग अलग बहानों से हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। कभी वो G20 बोल रहे हैं और आजकल आने वाले वक्त में हम जो चर्चा में निकल के आई है क्लाइमेट जस्टिस का जो पूरा हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं सरकार और प्रशासन, उसके तरफ से भी हमारे पे बहुत बड़ा वार पड़ सकता है। तो मुद्दों पे ये निकल के आ रहा है कि जिन मुद्दों पे जो भी हमारे साथी पूनम जी यहाँ पे रखे, कई जो हम काम करते आए हैं और आगे बढ़ाने की जरूरत, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण जो वार हम पे पड़ेगा, ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर हमको और काम करने की जरूरत। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि नेशनल अर्बन स्ट्रगल्स फोरम, जिसको हम श्रम बोल रहे हैं, जो 1 साल से काम कर रहा है, इसमें कई 2-3 चीजों पे हम आगे काम करने वाले हैं कि हमने अलग अलग बिंदु जो अभी चर्चा हुई आपके सामने, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस पे काम करेंगे। थोड़ा शब्दावर्धन और अपने बीच में बातचीत और अलग अलग शहरों में मीटिंग की जरूरत है, वो हम इस साल करने की कोशिश करेंगे। एक ये चीज की कई एक्शंस हैं या एक्टिविटी है, जैसे कि बहुत साथियों को सुझाव था कि ट्राइब्यूनल या पीपल्स ट्राइब्यूनल हम अलग अलग जगहों पे होस्ट करें कि ये जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं इसको डॉक्यूमेंट करें। छोटे अगर हम रिसर्च, डेटा कलेक्शन और फैक्ट फाइंडिंग मिशंस अगर कर पाए अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जो हम आने वाले साल में करना चाहते हैं। इसके लिए हमारा जो नेशनल काउंसिल है इसका अर्बन स्ट्रगल्स का, उसमें 14-15 साथियों ने और नाम दिया है, तो उसको हम फिर से बनाएंगे। और इसमें ये किया गया कि हमारा मंथली मीटिंग होगा और एक डिटेल्ड एक्शन प्लान आपके सामने जल्दी आएगा। रेजोल्यूशन जो है हमारी तरफ से, जो चर्चा तो एक्चुअली बहुत हुई पर 4 निकल के आई है। एक कि बस्ती और इनफॉर्मल सेटलमेंट में जो जमीन का अधिकार है शहरों में, उसकी बात हम फिर से दोहराएं और सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें। ये आजकल इस वक्त बहुत जरूरी, क्योंकि कभी G20 कभी कुछ और करके बस्तियों को शहरों से खत्म किया जा रहा है, इसका पैमाना बहुत बड़ा हो गया। इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन हमारी तरफ से। दूसरा, बुलडोजर जस्टिस, जिसको बुलडोजर जस्टिस बोला जा रहा है, लेकिन वो अन्याय है, वो किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं है और मुसलमान समाज के लिए अभी, लेकिन आगे जाके शहरी, गरीब, वंचित सभी पे ये वार पड़ेगा। और ये सबको दिख रहा है हमारे शहरों में क्या हो रहा है, और इसमें शहरी नियोजन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारा एक रेजोल्यूशन रहेगा कि ये आगे नहीं हो सकता और संविधान के हिसाब से देश और शहर चलना चाहिए। तीसरा कि शहरी रोजगार का एक मुद्दा है, यहाँ पर हम इससे पहले किसान और रूरल लाइवलीहुड्स की बात करें, हमें शहरी रोजगार की बात करनी चाहिए। उसके लिए एक शहरी रोजगार एक्ट और गारंटी होना चाहिए। आखिरी कि शहर का नियोजन भागीदारी से, क्लाइमेट के लिहाज से लोगों के साथ में शहरी नियोजन होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है, जिसमें 74th अमेंडमेंट के साथ ये काम हो। तो ये हमारा प्लान और आने वाले साल का दिशा कुछ ऐसा है। अगर हमारे साथी को जोड़ना चाहते हैं, एविटा यहाँ पे है, वो मैं चाहूंगा कि अगर कुछ छूटा है तो प्लीज वो जोड़ दें। जॉन यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले थे, वो है नहीं, उनको पुलिस स्टेशन में अभी जाना पड़ा और वहां पर बात चल रही है, मैटर उतना नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच में अभी यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारी तरफ से अर्बन स्ट्रगल्स। शुक्रिया अर्जुन। बस एक पॉइंट जोड़ना था इसमें कि NAPM अर्बन स्ट्रगल फोरम का जो ऑलरेडी स्टेट चैप्टर्स है, हम समझ रहे हैं कि जितने भी साथी हैं उसमें अलग अलग काम होता रहेगा, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अपने आप में एक पॉलिटिकल स्पेस है, तो उसमें हम कैसे जो स्ट्रक्चरल जो मुद्दे हैं, चाहे वो राइट टू सिटी हो या प्राइवेटाइजेशन हो, इन मुद्दों के साथ हम शहर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हाउसिंग का मुद्दा है, स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा है, वेस्ट पिकर्स का मुद्दा है, वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे हैं, लेकिन उनको हम जोड़ के कैसे देख सकते हैं, इसका एक पहलू हुआ था। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि अगर उस तरीके से अगर हम सारे स्टेट और प्रोग्राम्स हमारी बहुत सारी होते रहे, क्योंकि हमें ये एहसास हो रहा है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है आज के टाइम पे, और उस वैक्यूम में NAPM अर्बन स्ट्रगल फोरम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो सवाल अभी पूछे नहीं जा रहे, जो बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर। शुक्रिया सर, जिंदाबाद। प्रिया, पूनम, एविटा, अरविंद, जॉन, याकूब भाई और बहुत सारे साथी जो ग्रुप में हैं, सभी को
जहां पर भी इस प्रकार का एक बहुत ही विकास के नाम पर विस्थापन विनाशी हो रही है और बहुत ही एक लोप साइडेड डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। तो और शहर के साथी भी इसमें जुड़े इस अर्बन स्ट्रगल्स फोरम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है।